सम्मानित करता धरता शिक्षकगण, मेरे प्रिय छात्रों, देवियों व सज्जनों, कई महीनों के बाद राजस्थान की धरती पर मैं आ रहा हूं। मुझे लगता है कि 1 साल के बाद मैं आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं इस राजस्थान की वीर भूमि को मैं नमन करता हूं। साथियों, जहां तक राजस्थान की धरती का प्रश्न है, यह वह धरती है जिसने भारत को असंख्य शूरवीर, पराक्रमी और बलिदानी पुत्र दिए हैं। इस सच्चाई को केवल राजस्थान के लोग ही नहीं, पूरे भारत और जो भी भारत को सारी दुनिया में जानते हैं, वे सारे लोग यह मानते हैं कि यहाँ की मिट्टी में शौर्य भी है, पराक्रम भी है और मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की हृदय में तड़पन भी है। यह देखने को यदि मिलेगा तो केवल राजस्थान में देखने को मिला। हमने तो बचपन से ही राजस्थान के वीरों की अद्भुत कहानियां पढ़ी हैं। महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौर, बप्पा रावल, पन्ना धाय जैसे अनगणित बलिदानी, मैं मानता हूं कि आज भी हमारे वह प्रेरणा के स्रोत हैं। और यह धरती रणबांकुरों की धरती है, जिन्होंने युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता का मान बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर मीराबाई, धन्ना भगत, पीपा भगत जैसे भक्त शिरोमणियों ने भी समाज की शक्ति और समरसता का पाठ पढ़ाकर उसे नई दिशा दी है। मैं तो कभी कभी राजस्थान का चित्रण करना होता है तो मैं करता हूं, मैं कहता हूं, राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्ना धाय की युक्ति, युक्ति माने उपाय, तरीका, राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्ना धाय की युक्ति और भामा शाह की संपत्ति से भी राजस्थान की पहचान बन गई। इन चारों ने करिश्मा किया है। कहने का अर्थ यह है, शक्ति और भक्ति का कोई संगम है तो वह राजस्थान है। साहस, शौर्य और समर्पण का कोई संगम है तो वह राजस्थान है। आस्था, आत्मगौरव और स्वाभिमान का कोई संगम है तो वह राजस्थान है। देवियों और सज्जनों, यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि राजस्थान की वीर भूमि ने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की है। कभी राजस्थान की वीर भूमि ने पराधीनता नहीं स्वीकार की है। स्वतंत्रता को सर्वोच्च मूल मानने वाले इस देश के बेटे और बेटियों ने हमेशा देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उसमें वह कभी पीछे नहीं रहे। आज भी यहाँ के बेटे सीमा पर खड़े होकर मैं देखता हूं, जब उनको हाथ में तिरंगे की आन बान और शान की वह सुरक्षा करते हैं। जिंदगी चली जाए उन्हें मंजूर है, लेकिन हमारा तिरंगा किसी भी सूरत में झुकना नहीं चाहिए। और मैं मानता हूं कि ऐसी भूमि पर जन्म लेना यह बड़े सौभाग्य की बात होती है। देवियों व सज्जनों, आज जब मैं इस खास आयोजन के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित हूं, तो इसके लिए सचमुच मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो विद्या भारती संस्थान का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विद्या भारती से मेरा बहुत पुराना संबंध है, लेकिन केंद्र की राजनीति में उलझ जाने के कारण, समयाभाव के कारण, पहले जितना जीवंत संबंध हमारा विद्या भारती के साथ था उतना नहीं रह पाया है। लेकिन अब भी कभी कभी किसी कार्यक्रम में जाना मेरा होता है। मैं मानता हूं कि विद्या भारती संस्थान भारत की स्वस्थ या मूल्य आधारित शैक्षणिक परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है। विद्या भारती ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाया जाए, अच्छा नागरिक बनाया जाए। विद्या भारती के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों और परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू, चाहे वह शरीर की मजबूती हो, मानसिक संतुलन हो, चाहे वह सोचने की शक्ति हो, चाहे भारत की संस्कृति का ज्ञान हो और आध्यात्मिक गहराई हो, इन सारी चीजों पर विद्या भारती की द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में ध्यान दिया जाता है।
मुझे मिला जुला कर यदि कहना हो विद्या भारती की शिक्षा के बारे में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन दिया था स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने, उनकी सोच के अनुरूप काम करने वाली यदि कोई शिक्षण संस्था इस देश में है वो है विद्या भारती। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय क्या सोचते थे? हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास कैसे होगा? भाषण करूंगा तो 1-1.5 घंटे का समय इस पर लग सकता है, लेकिन विस्तार में नहीं जाऊंगा। बहुत संक्षेप में सूत्र में मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूं। वह चाहते थे कि मनुष्य जो तन, मन, बुद्धि, आत्मा, इन 4 चीजों को मिलाकर बना का विकास हो जाए। इन चारों की जो आवश्यकताएं हैं, इन चारों की जो भूख है वह पूरी हो जाए, किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, एक समग्र विकास हो जाए। तन की भूख क्या है? इंद्रियों की भूख। वह भूख कैसे मिटेगी इंद्रियों की? उसके लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो विद्या भारती यह प्रयत्न करता है, शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो हर तन के सुख के लिए, माने इंद्रियों के सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए, हर व्यक्ति की इच्छा रहती है पहनने के लिए अच्छा कपड़ा मिले, घूमने के लिए गाड़ी मिले, अन्य सारी सुख सुविधाएं मिले, डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इन सब सारी चीजों के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, पैसा चाहिए, मुद्रा चाहिए। हम ऐसी विद्या भारती शिक्षा प्रणाली में विश्वास रखती है और बच्चों को के व्यक्तित्व का समग्र विकास करने की कोशिश करती है, जिसमें हर तन के सुख के लिए धन धान मिल जाए, और मन की सबसे बड़ी भूख होती है मान, सम्मान, स्वाभिमान। यह राजस्थान के लोगों को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी मां के लाल ने मान, सम्मान, स्वाभिमान पर चोट मारने की कोशिश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत मैंने राजस्थान वासियों में मैंने देखी है। तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान, सम्मान चाहिए। यह मान सम्मान व्यक्तिगत भी होता है, सामाजिक भी होता है और राष्ट्रीय भी होता है। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे नौजवानों ने राष्ट्रीय स्वाभिमान की ही प्रखर भावना के कारण ही हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। अपनी रिवाल्वर की गोलियों से इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते यह चिंता सताने लगी, जब रिवाल्वर में अंतिम गोली बची, कहीं ऐसा न हो कि अंग्रेजों की रिवाल्वर की गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। यह होती है मान, सम्मान, स्वाभिमान की भावना। तो तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान, सम्मान और स्वाभिमान चाहिए। बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए। अब ज्ञान इसके बारे में ही बतलाने में, इस भूख के बारे में लंबा समय लगेगा, लेकिन विद्या भारती भी इस काम को कर रहा है। व्यक्तियों को ज्ञानवान बनाने की, चरित्रवान बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान, सम्मान, स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए, और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। मनुष्य के व्यक्तित्व का समग्र विकास, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी कब संभव है? जब उसका भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास। विद्या भारती एकमेव शिक्षण संस्था भारत की नहीं, दुनिया की एकमेव संस्था है जो कि बच्चों के व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए, उनका भौतिक विकास भी हो सके, अपनी न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके, लेकिन उसके साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें। इसके लिए उनके व्यक्तित्व का विकास करती है, उनके अंदर सारे गुणों को इनकलकेट कराने की, उनके अंदर चित्त में बैठाने की वो कोशिश करती है। साथियों, आज के समय में अगर हम शिक्षा की बात करें तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शिक्षा सर्वाधिक बदलावों वाले क्षेत्रों में से एक है। आप देखिए कि पिछले कुछ दशकों में शिक्षा का स्वरूप जिस तरह से बदला है वह अपने आप में बहुत ही
अद्भुत है। साइंस और रिसर्च ने शिक्षा को हमारे समाज की ज़रूरतों के हिसाब से ढाल भी दिया है और आप में से कई लोग अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखते भी होंगे। यह जो लगातार शिक्षा प्रणाली बदल रही है, उसने एक तरफ तो पढ़ने के तरीके को बदला है, दूसरी तरफ यह भी परिवर्तन आया है कि आज किसी सब्जेक्ट को आप दूसरे सब्जेक्ट से अलग करके नहीं देख सकते। आज मैथमेटिक्स हो, साइंस, एक दूसरे से यह दोनों जितना जुड़े हुए हैं, उतना ही सोशल साइंस और साइकोलॉजी भी एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। जैसे आज हमारा बच्चा ये पढ़ता है कि महाराणा प्रताप महान थे, यह केवल एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, यह केवल एक हिस्टोरिकल फैक्ट भर नहीं है, यह बच्चे की मानसिकता के ऊपर भी असर डालता है कि महाराणा प्रताप कैसे थे। अगर हमारा बच्चा बचपन से ही मानसिक रूप से मजबूत है, अगर उसके अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, तो यह स्वाभाविक सी बात है उसकी भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में स्वाभाविक रूप से उसकी रुचि बढ़ेगी। मेरे कहने का मतलब है कि आज कोई भी सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग नहीं है, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़ा है और एक दूसरे पर निर्भर है। साथियों, मैं कभी कभी यह सोचता हूं कि हमारे जमाने की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में कितना अंतर आ गया है। पहले हम लोग स्कूल जाते थे, मैं भी गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं, किसी पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ा हूं, तो उनकी उस समय जो किताबें होती थी उनकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, यह भी मैंने देखा था। पहले हम प्रिंसिपल साहब की या हेडमास्टर जो प्राइमरी स्कूल में रहा करते थे, उनकी मेज पर कोई ग्लोब देखते थे तो लगता था कि यह कोई जादुई गेंद है। ग्लोब देखते थे हम लोग बच्चे थे तो लगता था कोई जादुई गेंद है, जो बिरले लोगों के ही पास होती होगी, यह धारणा हम लोगों की थी। आज के बच्चों को देखता हूं तो हर कक्षा में ग्लोब घूमता हुआ नजर आता है। बच्चे उस पर हाथ फेर कर बतला सकते हैं कौन द्वीप, कौन महाद्वीप और कौन देश कहां पर स्थित है, इसकी जानकारी आज के बच्चों को स्वाभाविक रूप से हो जाती है। अब यह सब सारी बातें आम हो गई हैं। मुझे याद है कि हमारे समय में अगर कोई साइंस के लैब का नाम भी लेता था तो गांव-गांव में उसकी चर्चा होती थी, यह लैब में काम करता है, प्रयोगशाला में काम करता है, प्रयोग करता है। जैसे कोई अजायब घर हो, लैब हो चाहे अजायब घर हो, इसमें कितने इतने शीशे हैं, कितने शीशे की बॉटल्स हैं। केमिस्ट्री का जब एक्सपेरिमेंट होता है तो आप जानते हैं बॉटल में बहुत सारे केमिकल्स रखे रहते हैं, यह सब चीज ट्यूब्स रखी रहती हैं। इन सब सारी चीज़ों की चर्चा बच्चों में भी होती थी और बच्चे बड़े शान के साथ घर जाकर अपने माता पिता को बतलाते थे कि हमारी लैब में, हमारी प्रयोगशाला में इतनी बॉटल भरी हुई रखी हैं, इतनी ट्यूब रखी हैं। और उन इक्विपमेंट से परीक्षण भी होता है, या तो हम लोग छोटे बच्चे थे तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज तो हर स्कूल में लैब है और आज बिना लैब के तो स्कूल की शिक्षा पूरी हो ही नहीं सकती है, जहां तक मैं समझता हूं। और यह जो बदलाव हम सब साथियों देख रहे हैं, इसके पीछे दशकों की मेहनत इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में हमें और भी परिवर्तन देखने को मिले हैं। हमारे ज़माने में कोई एक किताब हमें ढूंढनी होती थी, हम पहले अपने आसपास के लोगों से मांगते थे। आपके पास भी नहीं मिली तो अपनी लाइब्रेरी में हम जाते थे। लेकिन आजकल हमारे बच्चे तो पूछना नहीं है, इंटरनेट पर जाए और अपनी उंगलियों को घुमाया, जो भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं वह जानकारी वह हासिल कर लेते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन पहले की अपेक्षा आया है। तो मैं इस मौके पर हम सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए एक मजबूत इरादे का परिचय दिया है, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। और मैं चूंकि शिक्षा जगत से जुड़ा हूं, देवियों और सज्जनों, मैं जानता हूं कि एजुकेशन में रिफॉर्म लाना, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना, यह कोई आसान काम नहीं था। कई कमीशंस बने, कई कमीशंस की रिकमेंडेशंस आई हैं, लेकिन शिक्षा में जिस प्रकार का सुधार अपेक्षित था उस प्रकार का सुधार नहीं हो पाया। मुझे याद है कि जब मैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था
तो उस दौरान नकल पर नकेल कसने में ये मैंने एक व्यवस्था की थी। शायद जो पुराने लोग होंगे उन लोगों की इस बात की जानकारी होगी। पहले हालत ये थी हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की, 75%, 80% हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट आता था, 60% से कम तो आता ही नहीं था। मैंने पता लगाया शिक्षा मंत्री बनने के बाद मास कॉपिंग हो रही है। मैंने एक कानून लाया उस समय, और कानून लागू करने के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा, 14.2% जो है रिजल्ट उस समय आया था। लेकिन राजनीति तो राजनीति है। मैं उस समय चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो लोगों ने मुझे हरा दिया कि हमारे बच्चों के पास नहीं होने दिया। लेकिन दूसरे पार्टी के एक नेता है और उन्होंने कहा कि मैं आते ही, मुख्यमंत्री बनते ही इस कानून को समाप्त कर दूंगा। और आपको आश्चर्य होगा, बम्पर वोटों से वह जीत गए। क्या आवश्यक नहीं है विद्या भारती जैसी